काश कोई ऐसा टेस्ट होता जिसको कोई भी कैंसर पेशेंट करवा सकता, जो क्लियरली बता रहा था कि उसमें कौन सी दवाई काम करेगी और कौन सी दवाई नहीं काम करेगी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ऐसे टेस्ट सच में एग्जिस्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे प्रिसिजन और मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी के बारे में सब कुछ। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, एमबीबीएस एमडी और डीएम फ्रॉम एम्स दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल के फ्रीक्वेंट फॉलोअर्स हैं और जो वॉचर्स हैं वो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट ड्रामेटिकली चेंज हो गया और आज के दिन इवन पेशेंट विद वर्स्ट स्टेज, मतलब चाहे कोई स्टेज 4 का पेशेंट हो, वो लॉन्ग टर्म एक्सीलेंट सर्वाइवल पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो जिसने कैंसर के ट्रीटमेंट को बदला है, उसकी बेडरॉक एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसको हम प्रिसिजन या मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। प्रिसिजन या मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी एक कैंसर ट्रीटमेंट की डायरेक्शन है जो ओवर लास्ट 15 टू 20 इयर्स कैंसर के ट्रीटमेंट को पुश कर रही है और जिसके दम पे कैंसर का ट्रीटमेंट सर्वाइवल ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है। और आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को हम प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी से एक बहुत ही अच्छा आउटकम दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पूरी फील्ड के बारे में। व्हाट इज प्रिसिजन एंड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, ये कैसे होता है, पेशेंट को कैसे काम करता है, और डिटेल में आपको प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का A to Z पूरी तरह समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिसिजन या मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी से हमारा मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का मतलब एट इट्स बेस ये है कि पेशेंट को सिर्फ वही ट्रीटमेंट दी जाए जो उसमें काम करने का मैक्सिमम चांस है, और वो ट्रीटमेंट ना दी जाए उसमें काम करने का मैक्सिमम चांस नहीं है। तो इसको कैसे समझे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो सपोज आज मेरी ओपीडी में स्टेज 4 लंग कैंसर के 4 मरीज वॉक इन करते हैं। तो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन 4 पेशेंट्स को हमें कैसे ट्रीट करना है। और हमारे चैनल के व्यूअर्स जानते हैं कि स्टेज 4 लंग कैंसर में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी करीब 12 या 13 डिफरेंट तरह की टारगेटेड थेरेपी होती है और इनको वेरियस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे कीमो प्लस टारगेटेड थेरेपी, कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी एटसेट्रा। तो इंपॉर्टेंट चीज जो प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के लिए हमें समझने वाली है वो ये है कि ये चारों पेशेंट डिफरेंट है। यदि एक नॉर्मल आदमी का एक नॉर्मल सेल लंग कैंसर सेल में बदला है तो उसमें वेरियस तरह का जेनेटिक और मॉलिक्यूलर डैमेज हुआ है जिसने उस सेल को डैमेज कर दिया है, और हर पेशेंट में ये डैमेज का रास्ता डिफरेंट होता है। किसी पेशेंट में एक तरह की म्यूटेशन हुई है जिसने सेल को चेंज किया है, दूसरे पेशेंट में दूसरी तरह की म्यूटेशन हुई है जिसने सेल को चेंज किया है, और इंपॉर्टेंटली उन पेशेंट का ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि उस सेल में किस तरह की म्यूटेशन है। हो सकता है पेशेंट नंबर 1 को टारगेटेड थेरेपी की जरूरत है, पेशेंट नंबर 2 को कीमोथेरेपी की जरूरत है, पेशेंट नंबर 3 को इम्यूनोथेरेपी की जरूरत है, पेशेंट नंबर 4 को टारगेटेड थेरेपी विद इम्यूनोथेरेपी की जरूरत है, एंड सो ऑन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर इज हाउ टू चूज द ट्रीटमेंट फॉर ईच पेशेंट, और इसी फील्ड को प्रिसिजन या मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का मतलब यह है कि जब कोई पेशेंट एक कैंसर लेके आपके पास आता है तो आप उसके कैंसर की या पेशेंट की टेस्टिंग कराते हो, जो आपको गाइड करता है कि इस पेशेंट का ट्यूमर एग्जैक्टली किस प्रकार का है और इस पेशेंट के ट्यूमर का हमें कैसे इलाज करना है, कौन सी ट्रीटमेंट इस ट्यूमर में काम करेगी और कौन सी ट्रीटमेंट इस ट्यूमर में काम नहीं करेगी। और इस प्रोसेस को हम प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। आज के दिन प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी जो इज नॉट जस्ट यूज्ड फॉर लंग कैंसर, ये अंडरस्टूड है कि एवरी सिंगल कैंसर कि यदि मल्टीपल पेशेंट एक रूम में बैठे हैं तो हर एक का कैंसर जेनेटिकली डिफरेंट है, और हर एक के कैंसर की जेनेटिक टेस्टिंग करोगे तो उसमें अलग अलग तरह की म्यूटेशंस आएंगे, इनको अलग अलग तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी से बेसिकली हमारा मीनिंग ये है कि जेनेटिक टेस्टिंग या ट्यूमर के टुकड़े की टेस्टिंग या ब्लड की टेस्टिंग करके डिटरमिन किया जाए कि पेशेंट में कौन सी ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहने वाली है, कौन सी ट्रीटमेंट इनफेक्टिव रहने वाली है, और पेशेंट को सिर्फ वही ट्रीटमेंट दी जाए जो उसके ट्यूमर में काम करेगी और वो ट्रीटमेंट ना दी जाए जो उसके ट्यूमर में नहीं काम करेगी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिसिजन या मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का जो बेस है वो ट्यूमर की टेस्टिंग या ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, बहुत यदि हम इफ यू गो बैक लाइक 20-30 ईयर्स हम मान लो पीछे जाते हैं, तो ट्यूमर की या इनफैक्ट ह्यूमन की जेनेटिक टेस्टिंग करने का भी कोई तरीका नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं एक सड़क पर चलते आदमी को पकड़ूं, उसका सेल निकाल लूं और उसका डीएनए चेक करके बता दूं कि उसमें किस तरह की जेनेटिक म्यूटेशंस है। पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ था, इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिससे ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ गई थी कि हम किसी भी पर्सन का जेनेटिक्स हम डिटरमिन कर सके, उनका किसी भी सेल को तोड़ के डीएनए निकाल कर डीएनए की टेस्टिंग कर सके कि इसमें डीएनए में क्या क्या चीजें नॉर्मल है और क्या क्या चीजें खराब है, जिसको जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। तो व्हाट हैपेंड ओवर टाइम इज वो अर्ली टेक्नोलॉजी, जब शुरू में एक पहले आदमी का जेनेटिक टेस्टिंग हुआ था तो वो अर्ली टेक्नोलॉजी में सालों साल लगे थे और करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आया था। आज के दिन वही टेक्नोलॉजी में सिर्फ कुछ हफ्ते लगते हैं और उसका कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल और लो कॉस्ट है, और इसी फील्ड के बेडरॉक पे कैंसर जेनेटिक फील्ड की कैंसर जेनेटिक टेस्टिंग की इंडस्ट्री क्रिएट हुई है,
और कैंसर जेनेटिक टेस्टिंग से कैंसर का ट्रीटमेंट हम बेटर कर सकते हैं। तो जो चीज हम जेनेटिक टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं उसको हम बायोमार्कर बोलते हैं। तो फ्रेंड, बायोमार्कर कोई भी ऐसा टेस्ट या जीन है जो ट्यूमर के ट्रीटमेंट को चेंज कर देता है। तो फॉर एग्जांपल, यदि मेरे लंग कैंसर के 3 पेशेंट है, तो पेशेंट 1 में यदि ईजीएफआर बायोमार्कर है तो उसको हम ईजीएफआर टारगेटेड थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट नंबर 2 में यदि एल्क बायोमार्कर है तो उसको हम एल्क टारगेटेड थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। और पेशेंट नंबर 3 में यदि पीडीएल1 बायोमार्कर है तो उसको पीडीएल1 वाली इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। तो बायोमार्कर कोई भी ऐसा टेस्ट है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट को चेंज कर देता है। आज के दिन बायोमार्कर्स को बेसिकली 2 तरीकों से टेस्ट किया जाता है, हालांकि बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। एक को हम बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यानी आईएचसी। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स। पेशेंट का ट्यूमर का जो टुकड़ा है जो बॉडी से बायोप्सी या सर्जरी के द्वारा निकाला गया है, उसकी स्लाइस काट के उसके ऊपर एक स्टेन लगाते हैं। तो जिस जिस सेल में वो प्रोटीन प्रेजेंट है वो सेल ब्लैक हो जाते हैं। जिस जिस सेल में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है वो सेल ब्लैक नहीं होते हैं। और उसको हम देख के बता सकते हैं कि सेल बायोमार्कर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कई बायोमार्कर्स के लिए सिंपल इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का टेस्ट होता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी चीप टेस्ट। यूजुअली इसमें कुछ 100 से कुछ 1000 रुपए का ही कॉस्ट आता है और यूजुअली इसकी रिपोर्ट 2 या मैक्सिमम 3 दिन में हमारे पास आ जाती है। जो दूसरा टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग या एनजीएस। तो एनजीएस का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो एक टेक्नोलॉजी होती है इससे ट्यूमर सेल को तोड़ के उसके अंदर का डीएनए और आरएनए निकाल के उसकी जांच कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि कौन सी म्यूटेशन इस कैंसर सेल में प्रेजेंट है जो नॉर्मल सेल में नहीं प्रेजेंट है। तो एनजीएस या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टिपिकली एक मोर एक्सपेंसिव टेस्ट है जिसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो अच्छी क्वालिटी के एनजीएस में टिपिकली 2 to 3 वीक्स लगते हैं और ओके क्वालिटी एनजीएस में टिपिकली 1 to 2 वीक्स लगते हैं। और एनजीएस की मदद से हम वेरियस ट्यूमर के बायोमार्कर्स को बल्क में या एक शॉट में डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो टिपिकली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और एनजीएस टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करके हम बायोमार्कर्स डिटरमिन कर सकते हैं जिससे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली जो एनजीएस टेक्नोलॉजी है वो ट्यूमर के टुकड़े और ब्लड दोनों पे टेस्ट की जा सकती है। तो लिक्विड बायोप्सी से रिलेटेड वीडियो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से आप हमारा लिक्विड बायोप्सी वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें एनजीएस ब्लड पे किया जा सकता है। तो टिपिकली मोस्ट ऑफ दिस टेस्ट ट्यूमर के टुकड़े पे किए जाते हैं, पर इंपॉर्टेंटली एनजीएस वाले टेस्ट आजकल ब्लड पे भी किए जा सकते हैं और टिश्यू और ब्लड का कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, जिसके बारे में हमारा लिक्विड बायोप्सी वाला वीडियो और डिटेल जानने के लिए देख सकते हो। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर कैंसर पेशेंट को आज की एरा में प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी करने की जरूरत है? क्योंकि देखो ऑब्वियसली यदि हम किसी पेशेंट के टेस्ट कर रहे हैं तो एक तो हमें वेट करना पड़ेगा टेस्ट की रिपोर्ट के लिए जिसमें टाइम लगता है, दूसरा टेस्ट का खर्चा भी है जो पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हर पेशेंट को प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी आज की एरा में यूज करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बड़ा नुएस्ट आंसर है। देखो प्रैक्टिकली जैसे जैसे प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी की इंफॉर्मेशन और डेटा बढ़ रही है, क्या रियलाइज हो रहा है कि लगभग हर कैंसर पेशेंट में यदि प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का टेस्ट करने से ट्रीटमेंट चेंज ना भी हो, एटलीस्ट हमें प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यानी हम उस टेस्ट के रिजल्ट देख के ये बता सकते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, कितना आउटकम पेशेंट का होने वाला है। बट प्रैक्टिकली आज के दिन प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का जो यूज है वो मेनली उन पेशेंट में यूज किया जाता है जिनमें उस टेस्ट को करने से पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज होता है, पेशेंट का सर्वाइवल इंप्रूव होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कैंसर पेशेंट का कैंसर ऐसा है जिनका आउटकम बहुत अच्छा है, चाहे प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी में कुछ भी है, यानी प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का टेस्ट करने से ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास कोई टेस्टिकुलर कैंसर का पेशेंट है तो उसका ट्यूमर यदि हम प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के थ्रू पुट करें तो भी उसका ट्रीटमेंट नहीं चेंज होने वाला, उसका ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है, पेशेंट का सर्वाइवल सेम रहने वाला है और पेशेंट का आउटकम ओवरऑल बहुत अच्छा ही रहने वाला है, 99% क्योर रेट ही रहने वाला है। इसलिए यूजुअली टेस्टिकुलर कैंसर में प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट को प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी अंडरगो करना चाहिए। आज के दिन प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी अप्रोच के लिए मेनली 3 कैंसर इंपॉर्टेंट है जो हम प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी यूज करते हैं। नंबर 1, वो कैंसर जिसमें पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा नहीं है, जिसका क्लासिकल एग्जांपल हो गए डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर जैसे पैंक्रियास कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये वो कैंसर है जिनमें यूजुअली पेशेंट का एडवांस स्टेज में खासकर सर्वाइवल शॉर्ट रहता है। और इसमें क्या देखा गया है कि यदि ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग से कोई ऐसा मार्कर मिल जाए जो पेशेंट को न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन दे, तो एक पेशेंट का सर्वाइवल 6 से 8 महीने सडनली तुम इंक्रीज करके कई साल तक लेके जा सकते हो। तो पेशेंट जिनके ट्यूमर में प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है क्लासिकल ट्रीटमेंट से, उनमें सब में प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी जल्दी की जानी चाहिए और इस रिपोर्ट का करेक्ट यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। नंबर 2, वो कैंसर जो रेयर है। तो फ्रेंड्स, यदि हम किसी नॉर्मल कॉमन कैंसर की बात करें, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, यूजुअली इनका ट्रीटमेंट वेल एस्टैब्लिश्ड है। यदि मेरी ओपीडी में आज के दिन कोई हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर है, हमें हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी देना है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड है। लाखों पेशेंट्स के ऊपर
ये ट्रीटमेंट अप्लाई करा जा चुका है, उनका आउटकम प्रेडिक्टेबल है, हजारों पेशेंट की क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी है, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल है। पर सपोज मेरी ओपीडी में कोई रेयर कैंसर का पेशेंट आता है, जो वर्ल्ड में लाखों में कुछ ही पेशेंट में होता है, तो इन पेशेंट में ना तो बहुत रिसर्च हुई होती है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा अवेलेबल है, ना इनका ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज्ड है। तो इन पेशेंट में एनजीएस कराने का फायदा है, क्योंकि इनका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे पेशेंट में तुम एनजीएस से हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा बायोमार्कर मिल जाए जो इस पेशेंट के ट्रीटमेंट को इंप्रूव कर सके, उसके आउटकम को इंप्रूव कर सके। इसलिए आज के दिन अनकॉमन या रेयर कैंसर में एनजीएस रिकमेंडेड है। और नंबर 3, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें एनजीएस का रोल बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है और वेल प्रूवन है कि इनका बेस्ट आउटकम एनजीएस से ही आता है। तो ऐसे पेशेंट से प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी अप्रोच फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्लासिकल एग्जांपल है लंग कैंसर। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टेज 4 लंग कैंसर वाला वीडियो आप स्क्रीन पे डिस्प्लेड लिंक से फॉलो कर सकते हैं। तो लंग कैंसर फ्रेंड्स एक ऐसा कैंसर है इसमें देखा गया है कि यदि इन पेशेंट को बिना प्रेसिजन अप्रोच से ट्रीट करें, यानी सब पेशेंट को पकड़ के बस कीमो दे दे, तो लंग कैंसर का सर्वाइवल बहुत ही पुअर होता है और एवरेज सर्वाइवल 8 से 10 महीने ही होता है। जबकि इन्हीं पेशेंट को यदि हम प्रेसिजन अप्रोच से ट्रीट करें, इनका ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग करें, तो देखा गया है कि इन्हीं पेशेंट्स में हम सिंपल टैबलेट से 10 ईयर से ज्यादा का सर्वाइवल भी पा सकते हैं। तो ये वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड और प्रूवन कैंसर के टाइप्स है जिनमें प्रूवन है कि प्रेसिजन अप्रोच से पेशेंट का ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकता है, सर्वाइवल बहुत अच्छा हो सकता है। तो कई कैंसर है, लंग कैंसर, बिलियरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर इत्यादि में अर्ली एनजीएस किया जाता है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट ही एनजीएस के बेसिस पर आज की एरा में किया जाता है। और इनके स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जो एनजीएस बेस पर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, और एनजीएस से ही इन पेशेंट्स का अच्छा आउटकम पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट पे आता है, वो ये है कि प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का जो टेस्ट होता है, यानी चाहे हम आईएचसी करें या एनजीएस करें, ये जो टेस्ट है ये हमें किस लैब से कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। एक लैब में बहुत सारे ऑफरिंग होते हैं, छोटा पैनल होता है, बड़ा पैनल होता है, लाखों के पैनल्स भी होते हैं। कौन सा पैनल पेशेंट के लिए यूज करना चाहिए और इंडिया में कराना चाहिए, बाहर से कराना चाहिए, एक्सेट्रा। तो हाउ टू चूज अ प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी टेस्ट या हाउ टू चूज अ मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट है कि कौन सा लैब से कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एनजीएस यानी जो जेनेटिक टेस्ट होता है प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का, ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है। एनजीएस करने की प्रोसेस में कम से कम 10 अलग अलग स्टेप्स है, और किसी भी स्टेप पे तुम गलती कर दो, मान लो तुमने डीएनए ठीक से नहीं निकाला, डीएनए ठीक से प्योरीफाई नहीं किया, डीएनए सेक्शन फेल हो गई, ट्यूमर का टुकड़ा ठीक से सेक्शन नहीं किया, उसको सीक्वेंस ठीक से नहीं किया। सीक्वेंस की रीड होती है, जब तुम ट्यूमर को सीक्वेंस करते हो तो कई गीगाबाइट्स का डेटा जनरेट होता है जो एक मशीन की मदद से रीड किया जाता है और स्टैंडर्ड डेटाबेस से कंपेयर किया जाता है, बताने के लिए कि म्यूटेशन प्रेजेंट है या नॉट प्रेजेंट है। तो एनजीएस एक कंप्लीटली सोफिस्टिकेटेड फील्ड ऑफ रिसर्च या साइंस है, जिसमें हाई नॉलेज रिक्वायरमेंट है, हाई प्रेसिजन रिक्वायरमेंट है। तो एनजीएस इज नॉट अ टेस्ट लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या सीबीसी। तो कई बार पेशेंट को हम एनजीएस एडवाइस करते हैं तो पेशेंट सोचता है मैं लाल पैथ लैब से करा लूंगा, या मैं इस लैब से करा लूंगा, मेरे पड़ोस में कोई लैब से करा लूंगा। तो फ्रेंड्स, एनजीएस एक हाईली सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस टेस्ट है, और इसको आप किसी भी लैब से नहीं कर सकते। तो एवरी पेशेंट जिसका ट्यूमर का एनजीएस होना है, उन्हें वेरी वेरी केयरफुली अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए कि उन्हें एनजीएस कौन सी प्रकार का कराना चाहिए और किस लैब से कराना चाहिए। क्योंकि देखो, एनजीएस हालांकि बहुत सारी लैब्स ऑफर करती है, पर एक अच्छी क्वालिटी का एनजीएस सिर्फ कुछ ही लैब्स ऑफर कर पाती है। तो एनजीएस हमेशा अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करके एक पर्टिकुलर चोजन लैब से कराना चाहिए, जिसकी रिपोर्ट पे ट्रीटिंग डॉक्टर को कॉन्फिडेंस हो, जिसमें हमें पता है कि उस लैब की रिपोर्ट की क्वालिटी अच्छी है। नंबर 2 इज कि एनजीएस में हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनजीएस बस टेक्नोलॉजी का नाम है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम एक सेल के अंदर के डीएनए को निकाल के उसका टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक प्रोडक्ट का नाम नहीं है। एनजीएस से कई तरह के डिफरेंट पैनल्स है जो पेशेंट कर सकता है। तो एक कॉमन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन सा पैनल करना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी लैब में जाओगे, एनजीएस लैब में, अब देखोगे कि उनके पास कम से कम 20 पैनल हो गए, एज चीप एज 5,000 से लेके एज एक्सपेंसिव एज 4 लाख तक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस कैंसर में पेशेंट को कौन सा पैनल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगेन ये ना पेशेंट के और पेशेंट के ऑन्कोलॉजी के बीच में डिस्कशन है, बिकॉज एनजीएस के टेस्ट कैन बी एक्सपेंसिव, उनका कॉस्ट फैक्टर होता है। तो इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट का यील्ड क्या है। तो यदि हम किसी पेशेंट का हम टेस्ट करा रहे हैं, तो आइडियली तो देखो हम यही बोलेंगे कि देखो जो सबसे बेस्ट और सबसे वाइडेस्ट टेस्ट है वो हर पेशेंट का करा लो, बट इस टेस्ट के ऊपर लाखों रुपए खर्च करना और उसका कोई यील्ड नहीं आना, वो भी एक वेस्ट ऑफ मनी है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि डॉक्टर जब एनजीएस करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पैनल पिक करते हैं कि किस साइज का और किस कॉस्ट का पैनल पेशेंट को देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास कोई लंग कैंसर पेशेंट आता है
तो हमें पता है कि क्लासिकली लंग कैंसर में 12 या 15 जीन ही हमें टेस्ट करने की जरूरत है, और उनके बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट हम यूजुअली डिसाइड कर सकते हैं। तो एक लंग कैंसर का स्मॉल लंग पैनल आता है जिसमें 12 या 15 जीन होते हैं, और टिपिकली ये टेस्ट आप एज चीप एज 5 to 6,000 रुपीज में कर सकते हो। तो ऐसे पेशेंट को कोई 3 या 4 लाख रुपए के टेस्ट की प्रोबेबली जरूरत नहीं है। यदि डॉक्टर को और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या पेशेंट को चाहिए कि कोई पर्टिकुलर थेरेपी हम दे रहे हो क्यों फेल हुई, तो हम और इलेबोरेट या और टेक्निकल या और डिटेल टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली जब मेरे पास पेशेंट एनजीएस के लिए आते हैं तो यूजुअली पेशेंट को हम 4 में से एक ऑप्शन देते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट पेशेंट। अगेन, कौन सा एनजीएस करना है कैजुअली डिसाइड कभी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से डिस्कस करके डिसाइड करना चाहिए। एक है कैंसर स्पेसिफिक पैनल। यदि हम एक पेशेंट में स्पेसिफिक जीन, हमको ऑलरेडी पता है कि हमें कौन से स्पेसिफिक जीन टेस्ट करने हैं और वही स्पेसिफिक जीन हमें टेस्ट करने हैं, तो कई कैंसर स्पेसिफिक पैनल लैब में अवेलेबल है जो स्पेसिफिकली वही जीन टेस्ट करते हैं जिनके बेसिस पे हम पेशेंट का इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें डिसाइड करना है, जिनमें हार्ड डेटा अवेलेबल है और हमें डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, लंग कैंसर स्पेसिफिक पैनल हो सकता है, कोलन कैंसर स्पेसिफिक पैनल हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिक पैनल हो सकता है। तो टिपिकली इन टेस्ट की कीमत 5,000 से 20,000 के बीच में होती है, और टिपिकली ये टेस्ट बेसिक पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करने की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और मोस्ट पेशेंट्स जिनकी अफोर्डेबिलिटी पुअर है उनको यही टेस्ट ऑफर किए जाते हैं ताकि उनका मॉडर्न जेनेटिक ट्रीटमेंट किया जा सके विदाउट टू मच एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट लेवल के टेस्ट होते हैं स्मॉल इंडियन पैनल्स। तो फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ पेशेंट अफोर्डेबिलिटी इशू, कई इंडियन लैब्स ने छोटे कस्टम पैनल बनाए हैं जो लार्ज नंबर ऑफ कैंसर में यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, उसने एक पैनल बना लिया जैसे 50 जीन का, जो मेजोरिटी ऑफ कैंसर में यूज किया जा सकता है, और उन कैंसर के जो सबसे कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट 70 से 80% जीन है उन पैनल पे कवर्ड है। तो इनको बोलते हैं स्मॉल इंडियन पैनल्स। और टिपिकली इन पैनल्स की कीमत समवेयर बिटवीन 25,000 to 40,000 के बीच में होती है, और अक्रॉस मल्टीपल लैब्स इस तरह के स्मॉल इंडियन पैनल्स अवेलेबल है जिसमें टिपिकली बिटवीन 30 to 50 जीन्स होते हैं, और मोस्ट कॉमन जेनेटिक म्यूटेशन उन पैनल्स में टेस्ट की जाती है। तो अगेन, जो पेशेंट थोड़े से और अफोर्डेबल है और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उनको हम टिपिकली स्मॉल इंडियन पैनल ऑफर करते हैं ताकि वो एक रीजनेबल कॉस्ट पे अपने एनजीएस की इन्फॉर्मेशन पा सके और उसको यूटिलाइज कर सके। और लास्ट में फ्रेंड्स आता है सीजीपी या कॉम्प्रिहेंसिव जेनोमिक प्रोफाइलिंग। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंसिव जेनोमिक प्रोफाइलिंग गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एनजीएस है। कॉम्प्रिहेंसिव जेनोमिक प्रोफाइलिंग एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट के सारे कैंसर रिलेवेंट जीन्स एक शॉट में टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें रेयर और डिफिकल्ट टू फाइंड म्यूटेशंस भी इंक्लूडेड होती है। यदि कोई म्यूटेशन है जो सिर्फ 1% पेशेंट में अवेलेबल है, वो भी उस पैनल का हिस्सा होगा। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट लुक एट द कैंसर है। इन एडिशन, सीजीपी यानी कॉम्प्रिहेंसिव जेनोमिक प्रोफाइलिंग में कुछ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन या टीएमबी, जो हमें बताता है कि उस पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी के काम करने का चांस कितना है। एचआरआर या एचआरडी, जो हमें बताता है कि डीएनए डैमेज रिपेयर पाथवे को टारगेट करने वाले ड्रग्स होते हैं कुछ, वो उस पर्टिकुलर पेशेंट में कितना अच्छा काम करेंगे। और साथ में कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट भी उस यूजुअली पैनल में इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड्स, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर जेनेटिक टेस्टिंग इज सीजीपी। और वेरी फ्रैंकली, आज के दिन यदि हम अमेरिकन पेशेंट या यूरोपियन पेशेंट की बात करें, तो चूंकि उधर पेशेंट कॉस्ट सेंसिटिव नहीं होते, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में आज के दिन उधर प्रेसिडेंट ऑन्कोलॉजी में सीजीपी किया जाता है और छोटे टेस्ट नहीं किए जाते। सीजीपी का टिपिकल कॉस्ट बिटवीन 1 to 1.5 लाख इन इंडिया है, एंड बिटवीन 2.5 to 3 लाख इन अमेरिका है। तो किसी इंडियन लैब में यदि आप किसी को बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड सीजीपी टेस्ट करने को बोलोगे, तो टिपिकली इन टेस्ट की कीमत आज के दिन 1 और 1.5 लाख के बीच में है। और यदि आप चाहते हो कि मुझे वर्ल्ड की बेस्ट लैब से टेस्ट कराना है, अमेरिका से कराना है, तो टिपिकली ये टेस्ट बिटवीन 2.5 to 3 लाख के बीच में होता है। पर ये एक फुल फ्लेजेड टेस्ट है जिसमें सारे जीन और सारी म्यूटेशंस कंप्लीटली कवर्ड होते हैं, और अंडरस्टूड है कि सीजीपी यदि आपने करा लिया एक बार, तो प्रॉब्ली आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस कैंसर के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सिंगल टेस्ट में, एक सिंगल लुक में आपको मिल जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये महंगे टेस्ट हर पेशेंट को अंडरगो करने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरी प्रैक्टिस की बात करो तो प्रैक्टिकली मेरी ओपीडी में मे बी सिर्फ 5 to 10% पेशेंट का हम सीजीपी कराते हैं, चाहे वो इंडियन लैब से हो या वेस्टर्न लैब से हो। तो अगेन, सीजीपी इज नॉट अ टेस्ट फॉर एवरीबॉडी। यूजुअली ये डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर्स में कराते हैं जिनमें कोई क्लियर कट डायरेक्शन हमें आगे नहीं दिख रही है, या वो पेशेंट जिसमें किस तरह की म्यूटेशन आई है उसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पर इन पेशेंट में सीजीपी से हम इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, इसके बेसिस पे हम पेशेंट का फ्यूचर ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम बात करेंगे कि प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी की क्या लिमिटेशंस है या क्या कमियां हैं। क्योंकि देखो, अभी तक का ये वीडियो देख के आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमें सबको कराना चाहिए, हर पेशेंट को कराना चाहिए, क्यों ना हम हर पेशेंट का प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी कराते हैं। तो फ्रेंड, डेफिनेटली देखो, वर्ल्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है कि ओवर टाइम हर पेशेंट का प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी डायग्नोसिस होगा। और मेन लिमिटेशन आज के दिन भी कॉस्ट है। तो बिकॉज ऑफ कॉस्ट लिमिटेशन हर पेशेंट अपना डायग्नोसिस प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी नहीं करा पाता है।
बट प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस भी है। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी इज नॉट अ परफेक्ट टेस्ट, और हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी की कमियां, लिमिटेशंस क्यों है, क्या है, और क्यों हर पेशेंट में डायग्नोसिस में हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी नहीं कराते हैं। तो नंबर 1, प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी में हर एक में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि कोई कैंसर पेशेंट यदि अपना प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का टेस्ट कराता है तो गारंटी है कि उसकी कोई ना कोई प्रेसिजन ऑप्शन आएगी और उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी चीज को हम यील्ड बोलते हैं कि यदि पेशेंट के कैंसर को हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी की पाइपलाइन में डालें तो कितना चांस है कि पेशेंट को कोई प्रेसिजन ट्रीटमेंट मिलेगा। तो यदि हम बिना टेस्ट करे पेशेंट का इलाज करें, जिसको नॉन प्रेसिजन ट्रीटमेंट बोलते हैं, और यदि हम टेस्ट करके पेशेंट का इलाज बोल रहे हैं, जिसको प्रेसिजन ट्रीटमेंट बोलते हैं, यदि हम पेशेंट का ट्यूमर की टेस्टिंग करें तो कितना चांस है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट नॉन प्रेसिजन से चेंज होगा और प्रेसिजन पे आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कैंसर में प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का यील्ड बहुत कम है, और कई कैंसर में ये देखा गया है कि हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी चाहे करें या ना करें ट्रीटमेंट सेम रहता है। तो इसी चीज को हम यील्ड बोलते हैं। इसलिए कई कैंसर में प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का रोल आज भी इतना अच्छा स्ट्रांगली डेवलप नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लंग कैंसर पेशेंट को लें तो प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का यील्ड ऑलमोस्ट 80% है। तो यदि हम लंग कैंसर पेशेंट को बिना प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी ट्रीट करें और प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी के साथ ट्रीट करें तो डेटा कहता है कि 80% मरीजों में प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी उसके ट्रीटमेंट को बेटर बनाएगा और पेशेंट के आउटकम को इंप्रूव करेगा। ऑन दी अदर हैंड, सपोज वी हैव अ पेशेंट जिसको सार्कोमा की बीमारी है, या किडनी कैंसर की बीमारी है, या टेस्टिकुलर कैंसर की बीमारी है, या ब्लैडर कैंसर की बीमारी है, तो टिपिकली इन पेशेंट में प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का यील्ड सिर्फ 20 से 30% ही है। यानी इन पेशेंट में एक महंगा टेस्ट करके भी इनका ट्रीटमेंट सिर्फ 20 से 30% किस में चेंज होगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 20 से 30% पेशेंट भी छोटा नंबर नहीं है। यदि हम 20% पेशेंट का सर्वाइवल 5 गुना बढ़ा सके तो उस चीज की मीनिंगफुल वैल्यू है। बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस टेस्ट इज नॉट फॉर एवरीबडी, और हर पेशेंट में एनजीएस करने से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज कर दे। और चूंकि ये टेस्ट आज भी मेजोरिटी ऑफ केसेस में कॉस्टली हो सकते हैं, इसलिए वेरी केयरफुल, इंपॉर्टेंट, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही पेशेंट का एनजीएस या प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का टेस्ट कराना चाहिए। और ब्लाइंडली हर कैंसर में नहीं बोलना चाहिए कि सर मेरा सीजीपी कराओ, मेरे सारे डीएनए टेस्ट कराओ, क्योंकि काफी हाई चांस है कि उस टेस्टिंग से शायद पेशेंट को फायदा ना हो। ईच कैंसर इज डिफरेंट एंड ईच कैंसर हैज डिफरेंट रोल ऑफ एनजीएस। नंबर 2, एनजीएस की रिपोर्ट इंटरप्रेट करना बहुत आसान नहीं होता हर केस में। तो फ्रेंड्स देखो, यदि हम किसी पेशेंट का एनजीएस कराते हैं तो टिपिकली उसमें रिपोर्ट में बहुत सारे जीन्स आते हैं जो पेशेंट में म्यूटेटेड होते हैं। कुछ में क्लियर कट टारगेट होता है, कुछ में टारगेट नहीं होता, कुछ में इंफॉर्मेशन है समवेयर इन द मिडल कि भाई ये जीन अवेलेबल है, इसका टारगेट करने का फायदा नहीं फायदा है, ये अंडर रिसर्च है, या इसके बारे में डेटा नहीं है, या इसके बारे में स्टडी करने की जरूरत है। तो एनजीएस रिपोर्ट कई बार एक क्लियर कट आंसर नहीं देते कि इसमें क्या दवाई काम करेगी और क्या दवाई नहीं काम करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनजीएस की जो भी रिपोर्ट आती है पेशेंट को खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस रिपोर्ट को अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए, उनको शो करना चाहिए, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट को मिलके डिस्कस करना चाहिए कि इसमें क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, क्या ट्रीटमेंट काम करने का कितना चांस है। जस्ट बिकॉज म्यूटेशन इज देयर इन एनजीएस डज नॉट मीन इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज होगा। इसका एक एग्जांपल है, एक कॉमन म्यूटेशन होती है ब्रेस्ट कैंसर में, इसको PIK3CA बोलते हैं। और डेटा क्या कहता है कि अगर PIK3CA म्यूटेशन पॉसिबल है, पॉजिटिव आती है, तो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ड्रग्स अवेलेबल है जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज करके उसको बेटर आउटकम दे सकते हैं। बट यदि यही म्यूटेशन स्टमक कैंसर या गॉल ब्लैडर कैंसर या लंग कैंसर में आती है, ब्रेन ट्यूमर में आती है, तो डेटा कहता है कि इस PIK3CA म्यूटेशन के अगेंस्ट कोई अभी आज के दिन ऐसा ड्रग अवेलेबल नहीं है जो उसका आउटकम या प्रोग्नोसिस चेंज कर दे। तो नॉट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन इज इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो ट्यूमर के प्रकार और साथ में जो म्यूटेशन है उन सबकी इंफॉर्मेशन को यूज करके डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि दवाई देनी है नहीं देनी। ऐसा नहीं कि म्यूटेशन आ गई तो इस पर दवाई दूंगा तो पक्का काम करेगी। ट्यूमर टाइप, पेशेंट की फिटनेस, ट्यूमर के साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस और साथ में क्या म्यूटेशन है, वो सब डिसाइड करती है कि ट्यूमर में प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी अप्रोच काम करेगी नहीं करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एनी एनजीएस फाइंडिंग विद योर डॉक्टर सो दैट इट कैन बी डिसाइडेड कि पेशेंट को बेस्ट कैसे ट्रीट करना है। इनफैक्ट आज के दिन एक नई कॉन्सेप्ट आ गया, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड। तो मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड में क्या होता है कि एक इट कैन बी अ रियल ट्यूमर बोर्ड जिसमें डॉक्टर एक कमरे में बैठे हैं, या वर्चुअल व्हाट्सएप या इंटरनेट पे ट्यूमर बोर्ड हो सकता है कि भाई मल्टीपल 10 से 15 डॉक्टर साथ बैठते हैं, सबको इनको मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी में इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस होता है, और एक पेशेंट की रिपोर्ट उनके सामने रखी जाती है और वो डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या दवाइयां काम करना लाइकली है, क्या दवाइयां ना करना नॉट लाइकली है। और डेटा कहता है कि कई डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट्स में मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड में यदि उस केस को डाला जाए तो कई बार ट्रीटमेंट ऑप्शन निकल सकती है जिससे पेशेंट का आउटकम इंप्रूव हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी या जीनोमिक टेस्टिंग एक सिंपल ट्रीटमेंट पाथवे नहीं है। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी की जो म्यूटेशंस आती है, जो रिपोर्ट्स आती है, उनको बड़ा ध्यान से टाइम लगा के डॉक्टर और पेशेंट को मिलकर इंटरप्रेट करना पड़ता है। और
यदि सही म्यूटेशंस का सही ट्रीटमेंट से इलाज किया जाए तो पेशेंट का बहुत अच्छा आउटकम अनलॉक किया जा सकता है, बहुत अच्छा सर्वाइवल पाया जा सकता है, और डेफिनेटली पेशेंट विल डू बेटर देन नॉन प्रेसिजन अप्रोच इफ दिस टूल इज यूज्ड केयरफुली इन अ केयरफुल मैनर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में आपको दी जानकारी आपके लिए यूजफुल रही हो। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी के ऊपर हमने एक पहले वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, बट ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फील्ड है और लास्ट 2 to 3 इयर्स में ये फील्ड काफी चेंज हो गई है। तो मुझे लगा इस वीडियो को मैं अपडेट करना चाहिए ताकि लोगों को प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी, मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी, मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड और एनजीएस की करंट स्टेटस के बारे में एक अपडेट मिले। तो आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन के अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल के अपना क्वेश्चन हमारे तक भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन आपको आंसर दिया जाए। हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर भी है, तो उसको कॉल करके आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं एंड आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू विद योर कैंसर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के पेशेंट को उनकी लैंग्वेज में मिले ताकि उनका आउटकम एक इंटरनेशनल पेशेंट के जितना है उससे भी बेटर हो। तो इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी आएगा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में अबाउट कैंसर। थैंक यू।